हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं प्री आंसर राइटिंग इनिशिएटिव चल रहा है। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज द इसेंशियल फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, आल्सो डिस्कस द एडवांटेज ऑफ फेडरलिज्म। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा लगातार एक महीने तक पूरा पॉलिटी हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम गवर्नेंस पर फोकस करेंगे, देन सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, और उसके बाद फिर इथिक्स, फिर GS3, फिर इस तरीके से पूरा हम फ्री आंसर राइटिंग करेंगे। तो इसका आंसर अगर हम देखें तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है। तो फेडरल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि पावर का डिवीजन, पावर का विभाजन। तो जैसे कि इंडिया में एक सेंटर है और एक स्टेट है, तो दोनों के बीच में जो पावर का विभाजन है तो वही फेडरलिज्म है, फेडरल है, ठीक है। अब फिर बात करते हैं हम इसेंशियल फीचर्स कि फेडरल गवर्नमेंट तो है, बट फेडरल गवर्नमेंट के कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो इसेंशियल हैं। तो जैसे पहला बात कर रहे हैं हम डुअल गवर्नमेंट। तो डुअल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि पावर का विभाजन, वही जो अभी मैंने बोला, और दो गवर्नमेंट होना चाहिए, एक सेंटर और एक स्टेट। सेकंड है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक दिमाग में आ सकता है कि भाई रिजिड ही क्यों है, फ्लेक्सिबल क्यों नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड इसलिए है कि जिससे इसको आसानी से अल्टर ना किया जा सके, आसानी से इसको बदला ना जा सके। जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होते हैं उसमें भी जब जो कोई भी बिल है वो पास होता है लोकसभा से, राज्यसभा से, फिर फाइनली प्रेसिडेंट अपनी एसेंट देते हैं, प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, फिर वो एक एक्ट बनता है। लेकिन वो इतना आसान नहीं, उसमें भी बहुत सारे MP वगैरह की कंसेंट लेना होती है उन सब का, क्योंकि उसमें उसको देख हज़ारों चीज़ें हैं, जैसे किसी स्पेशल मेजोरिटी है, सिंपल मेजोरिटी है, उस प्रोसेस से फिर 2/3 टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, वो सब करते हैं, देन उसके बाद फिर वो बिल पास होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन रिजल्ट इसलिए है कि भाई बेमोर फैंसी, मतलब बेमोर फैंसी, सेंटर की बेमोर फैंसी पे जो है बदलाव ना किए किए जा सकें, आसानी से बदलाव ना हो, तो इसलिए इसको रिजल्ट रखा गया। तीसरा है आपका पॉइंट इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट क्यों होना चाहिए, जुडिशरी इंडिपेंडेंट इसलिए होना चाहिए जिससे कि इम्पार्शियल जो है वे में डिसीजन लिए जा सकें, पार्शियलिटी मेंटेन ना हो। सेंटर या स्टेट का भी कोई इशू होता है और वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में जाता है सुप्रीम कोर्ट के, तो भाई सेंटर कल के दिन ये ना कहे कि हमारे साथ अन्याय हुआ, स्टेट कल के दिन ये ना कह सकें कि हमारे साथ अन्याय हुआ। तो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी रहे जिससे लोगों का जो बिलीफ है, लोगों का जो ट्रस्ट है वो इरोड ना हो। अनदर थिंग इफ वी डिस्कस फर्दर देन दैट इज ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, ऑल द गवर्नमेंट्स आर below it. The constitution is the supreme. The voice of people to be preserved. People की वॉइस प्रिजर्व हो, आवाज़ बुलंद रहे, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन एक गाइड है लॉबो का, जैसे कल हमने पढ़ा था। फिर बात करते हैं हम एडवांटेज की कि फेडरलिज्म के एडवांटेज क्या है। तो पहला है कि भाई पावर का जो डिवीजन है वो दो गवर्नमेंट में होना चाहिए। टायरनी ऑफ पावर जो है वो कर्व हो, किसी सिंगल गवर्नमेंट में टायरनी ना हो, मतलब कोई भी एक सिंगल गवर्नमेंट जैसे सेंटर है तो वो कहीं ना कहीं जो भी अपने पावर का गलत इस्तेमाल ना करे। स्टेट और सेंटर में इसलिए पावर का विभाजन हुआ। दूसरी बात हम करते हैं टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी किस तरीके से प्रमोट होगा फेडरलिज्म से, कैसे फाइनेंशियल बर्डन जो है किसी एक गवर्नमेंट पे कम होगा। तो आपने जैसे देखा होगा कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, MG नरेगा जो होता है, तो उसमें क्या होता है 100 डे का जो वर्क है वो प्रमोट होता है, गारंटी होता है। तो भाई इन जो भी MG नरेगा का एग्जीक्यूशन है ग्रास रूट लेवल पे वो स्टेट का काम है, और वो फाइनेंशियल है वो सेंटर देखता है। कुछ स्कीम ऐसी जिसमें 60:40, मतलब सेंट्रली सेक्टर स्कीम होती है उसमें तो 100% गवर्नमेंट फंड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है उसमें 60:40, 60:40 का रेशियो मेंटेन रहता है। 60% फाइनेंस जो है कंट्रीब्यूशन होता है सेंटर का, 40% कंट्रीब्यूट होता है किसका, स्टेट का। जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है तो उसमें भी ये है। और इम्प्लीमेंटेशन का जो बेसिकली काम होता है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का, वो होता है स्टेट का। और अगर हम देखें थोड़ा आगे कि भाई प्लूरल सोसाइटी है इंडिया की, बहुत सारी कास्ट हैं इसमें, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग रिलीजन है, कल्चर्स हैं सबके। साउथ में कल्चर, डांस, ड्रामा, म्यूजिक अलग है, नॉर्थ का कल्चर अलग है, बहुत सारी लैंग्वेज हैं। तो इन सब के लिए प्रिजर्व अगर हमें करना है तो पावर को विभाजन जरूरी है सेंट्रल स्टेट में, ठीक है। और अगर हम बात करें आगे तो एक नेशनल इंपॉर्टेंस का इशू आ जाता है, जैसे पॉवर्टी है। अब पॉवर्टी भाई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से हम बात करें तो उसमें ये देखा गया है, नीति आयोग का जो इंडेक्स है, कि 27% अभी पुअर है। 80 करोड़ जनता जो है अभी भी, आज भी इंडिया को
79th इंडिपेंडेंस डे हम मना रहे हैं, बट आज भी देखा जाए तो 80 करोड़ जनता ऐसी है जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, पीडीएस शॉप से, राशन शॉप से आज भी जो है चावल हो गया, आपका गेहूँ हो गया, आज भी ले रहे हैं वहाँ से गवर्नमेंट बेनिफिशियरी अंडर वन नेशन वन राशन कार्ड। तो जो माल न्यूट्रिशन का इशू है, चाइल्ड वास्टिंग हो गया, भाई आपका वेट जो है चाइल्ड का हाइट के हिसाब से नहीं है, चाइल्ड स्टंटिंग का इशू है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। तो इस तरीके के जो इशू है वो सेंटर अकेला कर मतलब रिजॉल्व नहीं कर सकता। स्टेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि भाई मिड डे मील प्रॉपरली फंक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, जो आंगनबाड़ी में जो भी स्टूडेंट वगैरह जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो आ रहे हैं नहीं आ रहे, हेल्थ पे देखा जाए कि आयुष्मान भारत का प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना, 5 लाख की जो फाइनेंशियल एड है उसके बारे में हम बात करें, या गवर्नमेंट के स्कूल प्रॉपरली मॉनिटर हो रहे हैं, टीचर भी प्रॉपर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। क्योंकि जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को भी हमें इम्प्लीमेंट करना है एक ब्रॉडर लेवल पे, या नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में देखा गया कि जो पीपल टू मतलब जो कहीं ना कहीं जो डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो है बहुत पुअर है। तो भाई किस तरीके से हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट करें, किस तरीके से एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, इन सारी बातों के लिए ज़रूरत है कि पावर का डिवीजन रहे, सेंटर और स्टेट के बीच में विभाजन रहे, जिससे कि सेंटर और स्टेट प्रॉपरली कोऑर्डिनेट होके एक जो स्प्रिट है, जैसे कि हम पढ़ेंगे देखो था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का यही स्प्रिट है कि सेंटर और स्टेट के बीच में तनातनी ना हो, आपसी तालमेल बने रहे। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई अगर फेडरलिज्म प्रमोट होगा तो उससे कहीं ना कहीं जो है एक कॉपरेशन जो है सेंटर और स्टेट के बीच में बना रहेगा। तो इस तरीके से आज का जो क्वेश्चन था उसका हमने देखा। अब हमारा जो फर्दर एम रहेगा वो यही रहेगा कि आने वाले 1 महीने हम पूरा पॉलिटी इस तरीके से कवर करेंगे, फिर गवर्नेंस, फिर सोशल जस्टिस, फिर इंटरनेशनल रिलेशन, और उसके बाद हम मूव कर जाएंगे आपका एथिक्स पूरा GS4, फिर GS3, फिर GS1। तो इस तरीके से क्या फ्री आंसर राइटिंग आपकी पूरी हो जाएगी। तो यूट्यूब पर जो भी लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। और जैसे आपको पता ही है कि बनखड़ी में 1 सितंबर 2025 से बैच लॉन्च होने जा रहा है, डेमो क्लासेस अभी चल रही हैं, तो जल्द से जल्द इनरोल करें आप। और जो भी फ्री क्लासेस हैं 1 वीक की, एटलीस्ट उसमें आएँ और देखें कि किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से सिलेबस कवर होगा, पूरा एग्ज़ाम प्रोसेस को समझें। तो मेरी तरफ से आप सभी इनवाइटेड हैं, डेमो लेक्चर आप अटेंड करें, जो भी बनखड़ी से हैं, आसपास पिपरिया गाडरवारा से हैं। थैंक्स अ लॉट।